हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। उतने ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम जो है देखने वाले आपके कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान की प्रबोध मॉडल पेपर की सेट 2 की कंप्लीट सॉल्यूशन कंप्लीट तैयारी। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना और पूरा जो भी चीजें जो भी क्वेश्चंस बता रहा हूं उसको अच्छे से प्रिपरेशन जो है कर लेना। कोशिश ये कीजिए कि इस वीडियो के साथ ही आपकी जो तैयारी हो जाए। जो भी आंसर्स है मैं उसको इजी वे पे बिना रटे कैसे आपको लिख के आना है ये बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलो यहां पर देखो, प्रश्न पहला आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है? लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? तो लौह अयस्क को किस वर्ग में रखा जाता है भाई? अनवीनीकरण संसाधन उसको माना जाता है। क्लियर है। फिर खरीफ फसल की बुवाई निम्नलिखित में से किस माह में होती है? तो खरीफ फसल की जो बुवाई है बच्चों वो कब होती है? जून जुलाई में होती है, ठीक है। फिर तीसरा, इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी में हुई थी? तो इसमें से किसकी शुरुआत जर्मनी में हुई है भाई? तो सॉरी, नाजीवाद की, ठीक है। फिर एफसीआई का मतलब क्या है? तो यहां पर भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। अगला देख लेते हैं पांचवा, लोकमान्य तिलक की पत्रिका थी करके पूछा जा रहा है। तो इसकी आंसर कौन सा हो जाएगी? द केसरी इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर औसत आय को खालिस्तान आय भी कहा जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं वहां पर, ठीक है। रूस में क्रांतिकारी सरकार की स्थापना लेनिन ने की थी, ये आपको लिख के आना है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी, ये करोगे, ठीक है। फिर उपनिवेशों की समाप्ति खालिस्तान आवश्यक है, तो राष्ट्रवादी मतलब समाप्ति के लिए राष्ट्रवादी आवश्यक है। पहले फारसी पत्रिका मिराल उल अकबर के संपादक खालिस्तान थे, तो राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय थे। ये आपको लिख के आना है। क्लियर। फिर हम लोग देख रहे थे किसको भी उचित संबंध जोड़ को, तो उचित संबंध को ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न यहां पर दिया गया मिट्टी प्रदूषण, तो मिट्टी प्रदूषण किस पर चला जाएगा वो देखो, दिल्ली, टका, अदृश्य बुग, डोंगरिया कोट, ये दिया हुआ है। तो इसकी थोड़ी सी यहाँ पर लगेगा आपको, देखो आंसर्स देख लेंगे। पहला का जो हो जाएगा रासायनिक खाद से मिट्टी प्रदूषण होता है, दिल्ली की बात करती है यमुना नदी। फिर टका बांग्लादेश की मुद्रा। फिर अदृश्य भूख जो है शारीरिक कमजोरी पर। फिर डोंगरी ये हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हम देख लेते हैं 2 अंक वाले प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, मीन्स दूसरा क्या दिया हुआ है? विकास को मापने के 2 संकेतक के नाम लिखो। विकास को मापने का संकेतक मतलब आपको आप कैसे कह सकते हैं कि विकास हो रहा है, ऐसा क्या क्या चीज को आप देखोगे तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई? प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, मासिक आय, इसको देख करके ही तो बोलेंगे ना विकास हो रहा है। अरे पहले मैं 10,000 कमाता था, आज 15,000 कमा रहा हूं, तो विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीजें। स्वास्थ्य शिक्षा को देखोगे, हाँ अब हॉस्पिटल पहले से अच्छा है, हाँ स्कूल अब पहले से सुधार हो गई है। स्वास्थ्य शिक्षा को देखोगे, सार्वजनिक सुविधाओं को देखोगे, हाँ अरे पहले बहुत ज्यादा लाइट बंद होता था लेकिन अब नहीं होता, अब ठीक है ना। इस तरीके से स्वच्छ पर्यावरण को देखोगे, हाँ पहले यहाँ गंदगी होता था अब साफ सफाई। तो इन्हीं सब चीजों को तो अपने मन से लिखना है कि ऐसे आप क्या चीज को देखोगे तब बोलोगे कि हाँ भाई विकास हो रहा है करके। एक क्वेश्चन की प्रिपेयर हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि धुरी राष्ट्र में जर्मनी के साथ कौन कौन से देश शामिल थे? तो इटली, जापान, दोनों देश शामिल हुए, इटली और जापान। क्लियर। फिर इसके अगला प्रश्न है, तुर्की में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष शासन किसने स्थापित किया था? तुर्की में मुस्तफा कमाल क्या है, अतातुर्क के नेतृत्व में 29 अक्टूबर 1930 में लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शासन की स्थापना हुई, ठीक है। फिर अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, खनिज किसे कहते हैं भाई? तो भूगर्भ से खोदकर निकाले जाने वाले पदार्थ को खनिज कहते हैं, जैसे कि लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया आदि, ठीक है। फिर ऊर्जा से क्या तात्पर्य? ठीक, ऊर्जा किसको बोलेंगे? तो किसी भी उद्योग में, तो मतलब क्या कि किसी भी उद्योग में मशीनों को चलाने के लिए प्रयोग में लाई गई जितनी ऊर्जा होती है उसे ही क्या कहा जाता है? सॉरी, शक्ति है, उसे ही ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। फिर पांचवा,
किस सरकार को किस प्रकार के करों से अधिक राजस्व की प्राप्ति होती? तो अप्रत्यक्ष करों से। किनसे भाई? अप्रत्यक्ष करों से अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। फिर खाद्य सुरक्षा को परिभाषित कीजिए। तो देखो, खाद्यान्न सुरक्षा से सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर सक्रिय एवं स्वास्थ्य जीवन हेतु पर्याप्त भोजन की उपलब्धता है। ठीक है, इस तरीके से बताना, या सभी व्यक्तियों को सही समय पर उनके आवश्यक बुनियादी भोजन एवं भौतिक एवं आर्थिक दोनों रूप में खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना ही काय कहलाता है, खाद्य सुरक्षा कहलाता है। इस तरीके से इसको लिखेंगे। फिर पहले आम चुनाव की 3 खास बात को लिखना है भाई। 3 अंक वाली क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होती है। तो पहली बार वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया, नागरिकों को वोट डालने का मौका मिला गया। तो पहला आप लोग क्या लिखेंगे? पहली बार जो है वयस्क मताधिकार का प्रयोग। वयस्क मताधिकार मतलब जो जिनका भी उम्र 18 वर्ष हो गए उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया। ठीक है, लगभग 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए। ठीक है, इसको भी याद रख सकते क्योंकि वो उसकी विशेषता है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए। ठीक है, फिर 17 करोड़ मतदाता पंजीकृत किए गए, जिनमें 85% निरक्षर थे। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लेते, क्या बोला जा रहा है बच्चों की पहले आम चुनाव की 3 विशेषता। वहां पर 3 विशेषता पूछे गए थे, यहां पर व्यवस्था क्या क्या किए गए थे, अरेंजमेंट क्या क्या किए गए थे, ये बताना है आपको। तो देखो, जिन क्षेत्रों में पर्दा प्रथा थी, है ना, मतलब चेहरा को ढक के रखा जाता था, वहां महिलाओं के लिए अलग से मतदान केंद्र बनाया गया और महिला कर्मचारी को ही तैनात किया गया। ठीक है, याद रखना, जहां जहां पर्दा प्रथा थी वहां पर महिला कर्मचारियों को तैनात किया गया। इन चीजों को आपको लिख सकते हैं। दूसरा, कुछ गांवों ने एक इकाई के रूप में मतदान किया। तीसरा, चुनावी हिंसा जो है नगण्य थी। इस तरीके से करना है आपको। क्लियर है? फिर एक उपनिवेश और स्वतंत्र देश के बीच क्या अंतर होंगे, इसको लिखना है। तो उपनिवेश किसको बोलेंगे भाई? जो देश उपनिवेश होता है वहां की जनता का आर्थिक एवं मानवीय शोषण अनौपचारिक सरकार करती है। मतलब उपनिवेश देश से आशा वे है कि जिस पर शक्तिशाली जो राष्ट्र है वो उस पर क्या किए रहते, अपना स्थापत्य जमा लिए होते, जबकि स्वतंत्र राष्ट्र पर किसी भी देश का कोई अधिकार, मतलब किसी अन्य देश का कोई अधिकार नहीं होता, किसी का शोषण नहीं होता वहां पर। इस तरीके से आपको लिखना है, एक गुलाम देश और एक स्वतंत्र देश के बारे में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर। तो देखो, विदेशी व्यापार का अर्थ होता है कि उत्पादित वस्तु को दूसरे देश में बेचना या दूसरे देश से मंगाना, अर्थात विदेशी व्यापार में आयात या निर्यात दोनों शामिल होता है। व्यापार का मतलब क्या है? कोई चीज बना है यहां से हमारे देश से उसको अन्य देश में भेजना, या अन्य देश में बने चीजों को हमारे देश में लेके आना ही क्या कहलाता है? विदेशी व्यापार कहलाता है। अब विदेशी निवेश किसको बोल देते हैं? विदेशी निवेश का आशय है कि कोई कंपनी किसी दूसरे देश में उत्पादित माल लेकर नहीं जाती, बल्कि दूसरे देश में जाकर वहीं के, मतलब ऐसा नहीं कि हम यहाँ से कुछ सामान को बना करके वहां ले जाएंगे या वहां के सामान को बना कर ले जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं होता। हम किसी देश में जा करके सिर्फ पैसा लगाते हैं और वहीं के कच्चे माल से उत्पादन करते हैं, तो इसे विदेशी निवेश कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है? स्मार्ट सिटी की अवधारणा को समझाना है। तो एकदम आसान में बता देता हूं, ऐसी शहर जहां पर मूलभूत सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती बिना किसी देरी के, उसे ही क्या कहा जाता है? स्मार्ट सिटी कहा जाता है। और वही चीज को यहाँ पर पूरे को लिखा गया, हालांकि बढ़ा के लिखे गए, पूरा नमक मिर्च डला है तो इस वजह से थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक, फिर इसके मानव अधिवास को प्रभावित करने वाले 3 कारक उदाहरण देना है, अथवा नगरीय अधिवास की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखो, मानव अधिवास को क्या क्या प्रभावित करते हैं? एक तो जलवायु प्रभावित करता है। भाई जाहिर सी बात है, जहां पर जलवायु अनुकूलित रहेगा वहां ज्यादातर लोग निवास करेंगे, वहां पर ज्यादातर लोग घर बनाएंगे, लेकिन अनुकूलित नहीं रहेगा तो वहां पर घरों की संख्या या आवास की संख्या क्या होगी? कम होगी। इस तरीके से लिखना है। फिर धरातलीय स्वरूप। धरातलीय स्वरूप मतलब समतल तथा उपजाऊ धरातल भागों में अधिकांश अधिवासियों का विकास अधिक होता है, क्योंकि वह क्षेत्र आवास, उद्योग धंधे और कारखाने, सड़कों आदि के लिए क्या होते हैं? समतल भूमि की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है कि धरातलीय स्वरूप, जहां भाई अब धरातल की स्वरूप समतल होगी वहां ज्यादातर अधिवास बनाए जाते हैं, क्योंकि वहां विकास की संभावना ज्यादा होती है। इस तरीके से पढ़ लो और रटो मत, अपने वर्ड्स में लिखो, हेडिंग को बस एग्जैक्ट लिखना होगा। ठीक है, खनिज एवं शक्ति संसाधन। जाहिर सी बात है भाई, जहां खनिज एवं शक्ति उत्पन्न रहेगा, संसाधन रहेगा, वहां पर ज्यादातर लोग निवास करते हैं, वहां पर आवासों की संख्या ज्यादा होती है। इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर? फिर
4 अंक वाले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, मतलब पहाड़ी क्षेत्र है वहां मृदा अपरदन ना हो, मिट्टी बहा के ना जाए, इसलिए आप क्या क्या करेंगे। तो देखो, ढाल वाली भूमि पर सर्वोच्च रेखाओं के समांतर जुताई करनी चाहिए, इससे जल की बहाव की गति कम होती है। ठीक है, मतलब ढाल वाली भूमि पर सर्वोच्च रेखा की समांतर क्या करना चाहिए, जुताई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, वहां पर जुताई जो है क्या होनी चाहिए, सर्वोच्च रेखा के समांतर होना चाहिए। तो ये वर्ड याद रखना। दूसरा, ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी नुमा खेती बनाना चाहिए। ठीक है, ताकि पानी की बहाव को कम किया जा सके। ठीक है, क्योंकि पानी की बहाव जितना कम रहेगा वहां से मृदा अपरदन कम होगी। दो चीज, समांतर रेखाओं के समांतर मतलब समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई करना चाहिए। दूसरा, सीढ़ी नुमा खेत बनाना चाहिए। तीसरा, फसलों के बीच घास की पेटी लगानी चाहिए। ठीक है, फसलों के बीच में घास की पेटी लगा देना चाहिए, जिससे वो मिट्टी को क्या करे, उसकी जड़ें जो है बांध के रखे। ठीक है, ये 3 काम हो गया। फिर चौथा काम देखो क्या करना चाहिए, ढाल वाली भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती है। मतलब घास भी उगाना चाहिए, पेड़ भी उगाना चाहिए। यथासंभव जैविक खाद व पेड़ों की पत्तियों का उपयोग खाद के रूप में किया जाना चाहिए। इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर। फिर अथवा में दिया है प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ, इसको लिख रहे हैं। पहला, आर्थिक विकास कई प्रकार के नए संसाधनों का दोहन करने के लिए बाध्य है, जिससे संसाधनों का अति दोहन होता है, इसको लिखोगे। फिर दूसरा क्या बोला जा रहा है, किसी देश में तकनीकी विकास के कारण आर्थिक विकास होता है, तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर में काफ़ी सुधार होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मानवीय आवश्यकताएं बढ़ती है और संसाधनों का अधिक इस्तेमाल होता है। इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो इसको देख लेंगे भाई। फिर वर्साय की संधि की किन किन राज्यों के मध्य हुई थी, संधि की प्रमुख शर्तें थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो इसको देखना होगा अच्छे से। वर्साय की संधि विजयी राष्ट्रों, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इटली थे। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इटली के बीच हुई थी। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इटली के बीच, एक बार याद रख लेंगे। ठीक है, अब क्या क्या शर्तें थी, तो पहला शर्त यह बनाया गया, यह तय किया गया कि जर्मनी 66 लाख पाउंड राशि किस्तों में फ्रांस, बेल्जियम और ब्रिटेन को देता रहेगा। 66 लाख पाउंड जो राशि है किस्तों में फ्रांस को, बेल्जियम को और ब्रिटेन को देता रहेगा, ये बोला गया। फिर अगला क्या बोला गया, और बाद में उसी रकम को नहीं दे पाए तो क्या किया गया, कम किया गया। जो 66 लाख था उसको कितना किया गया, 20 लाख पाउंड किया गया। दूसरा, जर्मनी ने युद्ध क्षेत्र में जितनी जमीन पर अधिकार जमाया था, मतलब जर्मनी जितना भी देशों को अपना गुलाम बनाए थे, सभी देशों को क्या करना होगा, वापस करना होगा। अगला बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3, सन 1871 में जर्मनी द्वारा फ्रांस से छीन गया अल्लास और लॉरेंस क्षेत्र से फ्रांस को लौटाया गया। इसके अलावा सार की घाटी 15 वर्ष के लिए क्या किया गया, सार की घाटी को 15 वर्ष के लिए अब फ्रांस को दे दिया गया। ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, कम से कम 5 तो होना ही चाहिए। ठीक है, पूर्व में जर्मन साम्राज्य के एक बड़े हिस्से को काटकर नवगठित पोलैंड देश में मिला था। अब इसका यह परिणाम हुआ कि जर्मनी की पूर्वी हिस्सा बाकी जर्मनी से अलग थलग पड़ गया। इस तरीके से इसको याद रख सकते हो, और इसमें से और भी क्वेश्चंस देख सकते हो, 1-2 पॉइंट आपको उठाना है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये है मेरे हिसाब से, जब महिलाएं कारखाने व दफ्तरों में काम करने लगी तो परिवार और राजनीति में उनकी भूमिका में क्या क्या बदलाव आए होंगे, इसको लिखना है। फिर इसके अथवा में क्या दिया हुआ है कि विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन हुए, तो इसको देख लो। तो महिलाएं कारखानों दफ्तरों में काम करने लगी तो उनके सामाजिक रूप से जिम्मेदारी महसूस करने लग गए। ठीक है भाई, अब सब लोग युद्ध में गए थे पूरे पुरुष वर्ग, तो महिलाओं को क्या करना पड़ा, कारखानों में दफ्तरों में काम करना पड़ा, पहला। दूसरा, पुरुषों के अभाव में पारिवारिक जिम्मेदारी ने उन्हें स्वतंत्र विचार करने की प्रेरणा दी, भाई खुद के बारे में भी सोचने लगे। ठीक है, तीसरा, महिलाओं की बदलती हुई भूमिका को देखते हुए उन्हें यह प्रतीत हुआ कि वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। चौथा, इस प्रकार परिवार व राजनीति में उनकी भूमिका में परिवर्तन हुआ। वही चीज है, बस बार बार उसी को शब्द बदल करके लिखा जा रहा है। अपने अधिकारों व हितों की रक्षा को लेकर क्या हुए, सचेत हुए। अगला प्रश्न जो है देख लेते हैं, क्या है कि इटली में मुसोलिनी के उत्कर्ष के 4 कारण लिखना है। तो पहला कारण क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि के बंटवारे में इटली को कुछ भी नहीं दिया गया, जबकि विजयी राष्ट्रों में से था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो बंटवारा हुआ उसमें इटली को कुछ नहीं दिया गया था, इसलिए वो इतना ऐसा कर रहे थे। ठीक है, दूसरा, विश्व युद्ध के बाद इटली को आर्थिक परेशानी के साथ मुसोलिनी ने आर्थिक सुधारों का आश्वासन दिया था।
ठीक है। सरकार की निष्क्रियता के कारण इटली में अराजकता जैसी स्थिति का निर्मित होना। चौथा, मुसोलिनी को प्रभावी व्यक्तित्व उसकी घोषणाओं का इटली वासियों पर प्रभाव पड़ा, मतलब उनकी घोषणा का प्रभाव पड़ा भाई, मेन चीज है, तब जाके उनका पावर वहां पर आया, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है। फिर हिटलर जर्मन राज्य का विस्तार क्यों चाहता था, या जर्मनी युद्ध में जीत जाता है तो दुनिया पर पड़ने वाले प्रभाव को, 4 प्रभाव को लिखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 प्रभाव तो बोल दिया गया, बट एक ही चीज में पूरा लिखा गया है कि देखो, हिटलर कहता था कि जर्मन लोगों को सांस लेने व पनपने के लिए जगह की जरूरत है, जिसे हासिल करने के लिए पूर्वी यूरोप के लोगों को सफाया करके उनकी जमीन पर कब्जा करना होगा। मतलब हिटलर अपने ही लोगों को ये बोलते रहता था, अगर तुम्हें जिंदा रहना है, सांस लेना है, तो क्या करना होगा, जमीन की जरूरत पड़ेगा। और जमीन कहां से मिलेगा बोलते थे वो अपने लोगों को बोलते थे, भड़काते थे, बोल सकते हैं कि आपको पूर्वी यूरोप के लोगों को सफाया करना होगा, मतलब वहां के लोगों को पूरा खत्म करना होगा, जिससे हम उनकी जमीन को छीन सके, ये बोलते थे। उनका कहना था कि गैर जर्मन लोग कमतर मनुष्य है जो गुलाम बनने के लायक है। ठीक है, मतलब, और बोलते थे जो जर्मन लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुलाम बनाने के काबिल थे, वो ऐसा अपने लोगों को बोलते रहते थे। कौन कौन भाई, ये हिटलर। ठीक है। फिर इसी सिद्धांत के आधार पर वह अंततः पूरे विश्व पर कब्जा करना चाहता था। हिटलर ने जर्मन लोगों को आश्वासन दिया कि जब भी दूसरे देशों पर कब्जा करेंगे तो उन देशों की संपदा का दोहन कर पाएंगे। वो अपने लोगों को बोलते थे कि अब अगर हम लोग किसी देश को कब्जा कर लेंगे तो वहां जितनी भी प्राकृतिक संपदा है, धन दौलत है, उन सब चीज का मालिक कौन होंगे, हम लोग होंगे, करके बोलते थे। फिर जर्मन सैनिक को यह बताया गया कि दूसरे देश के लोग कमतर मनुष्य जो जर्मन के नस्ल के आगे टिक नहीं पाएंगे और जल्द ही हार जाएंगे। क्लियर है। ठीक। फिर नाजीवादियों ने जनता की पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए, तो इस क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, मुझे मेरे हिसाब से कम इंपॉर्टेंट है, बट मे बी इसमें दिया है तो एक भी क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़ोगे। ठीक है। लास्ट 4 अंक वाले क्वेश्चन, भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता कम है, इसके कारण क्यों है, इसको बताना है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, प्राचीन समय में भारतीय समाज में यह मान्यता रही कि महिलाओं को घर के अंदर ही काम करने चाहिए, जबकि पुरुष के हिस्से में बाहर के काम को रखे गया, अंततः उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। मतलब प्राचीन काल में, बहुत पुराने समय में बांट दिया गया था। और इसमें एक आंसर तो ऐसा भी है कि ये बोला जाता था कि अगर लड़की पढ़ाई करती है तो उनके पति की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए ऐसा मतलब एक बना के रखे थे, है ना। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों को पढ़ाई के अवसर कम दिए गए। पारंपरिक परिवार अभी भी लड़कियों की पढ़ाई पर पैसा खर्च करना नहीं चाहते थे। ठीक है। अशिक्षित परिवारों में जागरूकता की कमी का होना है। इस तरीके से यहाँ पर 4-5 कारण आपको लिख लेना है। क्लियर। फिर इसके अथवा में दिए, जनसंख्या विस्फोट समाज के लिए घातक है, कैसे बताना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। खाद्यान्न की समस्या, जाहिर सी बात है, जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी तो खाद्यान्न की समस्या तो आना ही है भाई। खाने पीने की चीजें होगी ना, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, इस तरीके से आवास की समस्या होगी भाई। अब जितने लोग बढ़ते जाएंगे, घर में रहने के लिए संख्या भी तो चाहिए, सबको एक एक रूम दोगे, इसलिए इन चीजों को आपको लिखना होगा। फिर भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के 4 कारणों को लिखना है। तो यहाँ पर इस तरीके से इन सभी को लिख सकते हैं कि घटता कृषि भूमि क्षेत्र, खेतों का छोटा आकार, इस तरीके से पूरे को करेंगे। फिर फसलों के उत्पादन में वृद्धि के कारण, मतलब बोए गए क्षेत्र में वृद्धि हुआ है, इसलिए फसल के उत्पादन में हो रहा है। सिंचित भूमि में वृद्धि, भाई अब सिंचाई की साधन उपलब्ध हो जाएगा, जाहिर सी बात है फसल उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि होगी, उत्पादकता में वृद्धि। इस तरीके से हेडिंग डाल के बच्चों आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है। वैज्ञानिक पद्धति से कृषि। ठीक है। भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क देना है, तो वैश्वीकरण के पक्ष में इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, इन आंसर्स को आपको लिखना होगा। वैश्वीकरण की सर्वाधिक दुष्प्रभाव भारत की किस क्षेत्र में पड़ रहा है, तो इसमें आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं 8-17 में क्या रखे, भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन। तो भारतीय संसद के कार्यों को आप बहुत ध्यान से प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि इस बार के लिए संसद कौन सा हो गया, और राष्ट्रपति हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया। ये देखो, सर्वोच्च न्यायालय है, ये 3 तो में से कोई एक आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इनको करेंगे। फिर लास्ट है संचार के प्रमुख साधनों को स्पष्ट कीजिए। तो इस चैप्टर में थोड़ा सा इस बार डाउट है कि क्या आएगा करके, तो अगला क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ध्यान से कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो में।